कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे विधानसभा की। इससे पहले जो वीडियो हमने कंप्लीट की है वो हमने की है महाधिवक्ता की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हम विधानसभा की, जिसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि आपको पता है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल आपको पता है, विधानमंडल किन किन से मिलकर बना होता है? राज्यपाल। यदि किन्हीं राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के द्वारा, वरना विधानसभा और राज्यपाल को विधानमंडल बोलते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन्हें मिलाकर विधानमंडल कह दिया जाता है। राज्यपाल के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 153 से लेकर 161 तक और अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये हम बहुत पहले भाग 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने फिर मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा जो आर्टिकल 165 में है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में दिया गया है। वहीं विधान परिषद की बात की जाए, विधान परिषद का उल्लेख संविधान के 171 में दिया गया है और विधानमंडल का उल्लेख 168 में दिया गया है। जबकि 169 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। तो समझ लो आप, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, विधानमंडल प्रत्येक राज्य में होता है। भारत में 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें विधानसभाएं हैं। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, इन्हें मिलाकर विधानमंडल बोल दिया जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है तो तीनों को मिलाकर विधानमंडल बोल दिया जाता है। भारत में सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। इसका उल्लेख मैं इससे पहली वीडियो में कर चुका हूं। तो विधानमंडल में आज हम पढ़ रहे हैं विधानसभा को। राज्यपाल कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे विधान परिषद की। आज सिर्फ हम विधानसभा के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में है। किस में है? 170 में विधानसभा का उल्लेख। विधानसभा की जो संरचना है या जो गठन है विधानसभा का, वो 170 में दिया गया है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा है उसका निर्माण कैसे होगा? उस राज्य से चुने हुए सदस्यों के द्वारा, मतलब जो उस राज्य के प्रादेशिक क्षेत्रों से सदस्य चुने जाएंगे उनके द्वारा उस राज्य की विधानसभा का निर्माण होगा। और उस राज्य में विधानसभा जब निर्मित होगी तो उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है। कितनी? 500। और कम से कम 60। मतलब जिस राज्य में भी विधानसभा होगी, या तो उस विधानसभा में 500 तक सदस्य हो सकते हैं या फिर कम से कम 60 तक सदस्य हो सकते हैं। यदि 60 से कम सदस्य हैं या 500 से ज़्यादा हैं तो अपवाद हैं। इसी में जो सदस्य संख्या कम है विधानसभा की, भारत के कुछ राज्य अपवाद हैं। जैसे कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, पुडुचेरी में जो विधानसभा के सदस्य संख्या है वो कितनी है? 30। सिक्किम में विधानसभा की सदस्य संख्या है 32, गोवा 40 और मिजोरम 40। मतलब ये मैंने क्रम से लिखे हैं, आप देख लेना। आपको मैं फिर बताता हूँ, एक बार आप समझ लो। पुडुचेरी में 30 सदस्य संख्या है, सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है? पुडुचेरी 30 है। जबकि दिल्ली में कितनी विधानसभा सदस्य संख्या है? दिल्ली में 70। क्योंकि 2 ही तो राज्य हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जो केंद्र शासित हैं और जिनमें विधानसभाएं हैं।
पुडुचेरी में 30 है, और कोई राज्य जिसमें सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या है या विधानसभा संख्या है, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम विधानसभा संख्या है, 32 है, जबकि कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60। तो ये अपवाद हैं, ये राज्य अपवाद हैं आर्टिकल 170 के। यहाँ तक आपने समझा होगा, ठीक है। तो एक विधानसभा का जो गठन होगा उस राज्य के प्रादेशिक क्षेत्रों से चुने हुए सदस्यों द्वारा होगा, और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60। लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जो अपवाद हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपको पता होगा जिस प्रकार से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे ही विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम या आप डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट करते हैं। हम किसे वोट दे रहे हैं वो हम दे सकते हैं, हम स्वयं वोट दे सकते हैं अपने प्रतिनिधि को। वैसे ही लोकसभा में हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये जो चुनाव है विधानसभा का प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि राज्यसभा का हुआ, विधान परिषद का हुआ या राष्ट्रपति का हुआ, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर है। तो सदस्यों का निर्वाचन कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एकदम। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। इनका जो निर्वाचन है वो कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव नहीं कराता। इनका चुनाव कौन करवाता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायत, नगर निगम के चुनाव करवाना। ये काम किसका, राज्य निर्वाचन का। जबकि लोकसभा का भी और विधानसभा का भी चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्लियर है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है इनका चुनाव। वहीं पर जो सदस्य हैं, जो सदस्य विधानसभा के चुने जाएंगे, उनका जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, तो जनसंख्या के आधार पर उनकी संख्या रखी गई है। यानी कि किसी भी राज्य में यदि विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी भी है तो वह उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई है, पहली बात। दूसरी बात, यानी कि किसी भी राज्य में जितने भी विधानसभा की सदस्य संख्या हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनका आवंटन है। मतलब कोई व्यक्ति चाहे वो उस राज्य में कहीं से भी खड़ा है तो उसे जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लगभग। मतलब ये श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है एक विधानसभा का सदस्य। और वहीं अगर लोकसभा का सदस्य की बात पूछी जाए तो वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। विधानसभा का सदस्य कितने में, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यदि किसी राज्य में सपोज करो 200 सीटें हैं तो उन 200 सीटों को इस अनुपात में बांटा जाएगा कि जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला है वहाँ का प्रतिनिधि, उस जनसंख्या में बराबर बराबर सीटें हो, या फिर एक सीट के लिए वही जनसंख्या हो। लगभग 75,000 जनसंख्या एक सीट के लिए होनी चाहिए। ये है सदस्यों के निर्वाचन को लेकर पहला। दूसरा बात करते हैं हम, जो सदस्य संख्या है उसका जो सदस्य संख्या है वो क्यों नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब जो सदस्य संख्या है उसे यथावत रखने का जो टाइम है वो कब तक रखा गया है, 2026 तक। ये कब डिसाइड हुआ, 84वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन 84वां हुआ 2001 में। इसने डिसाइड किया कि जो 1971 की जनसंख्या का आधार वर्ष है, 1971 की जनगणना,
का आधार के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार के अनुसार जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो विधानसभा की हो, वो 2026 तक उतनी ही रहेंगी, जब तक कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना हमारे भारत में कितने दिन में होती है? 10 साल में होती है। तो जो होने वाली जनगणना के परिणाम है प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक सीट कितनी रहेंगी? वो रहेंगी 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक वही सीटें रहेंगी। और 2026 के बाद भी कब तक? जब तक अगली जनगणना के जो परिणाम है वो प्रकाशित नहीं हो जाते। मतलब हमारे भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, जैसे कि अभी अगली जनगणना 2021 में होने वाली है, वैसे ही 2031 में जनगणना होगी। तो 2031 की जनगणना के परिणाम जब तक नहीं आ जाएंगे, जब तक जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की भी और विधानसभा की भी, प्रत्येक राज्य की विधानसभा की बराबर रहेगी। ऐसा निर्णय कब हुआ? ऐसा हुआ 84वां संविधान संशोधन 2001 में। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं, मतलब कौन सदस्य बन सकता है, विधानसभा का सदस्य कौन बन सकता है, उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 173 में बताया गया है कि योग्यता इनके पास होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष का पूरा होने वाला हो, उसने कंप्लीट कर लिए हो 25 वर्ष। तीसरा, ऐसी योग्यता जो संसद विधि द्वारा संसद विधि बनाए, मतलब संसद ऐसे के द्वारा कोई विधि बनी हुई है और उसके अंतर्गत कोई योग्यता का उन्होंने डिमांड रखा है, तो ऐसी योग्यता उसके पास होनी चाहिए जो संसद के द्वारा किसी विधि के अंतर्गत आती है। ये योग्यताएं होनी चाहिए एक विधानसभा के सदस्य को इलेक्शन लड़ने के लिए। वो अलग बात है कि आगे चल के वो जीतता है या हारता है, यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अमूमन विधानसभा का कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष होता है। वहीं 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और सदस्यों का भी 5 वर्ष ही होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि राज्य सरकार अल्पमत में आ जाए, उनका बहुमत समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? विधानसभा भंग हो सकती है और ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। तब उसका 5 वर्ष से पहले ही वो भंग हो सकती है, या फिर राज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्श से, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है। टाइम तो 5 वर्ष है, लेकिन राज्यपाल कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है मुख्यमंत्री के परामर्श से, या फिर सरकार अल्पमत में आ जाए तब भी विधानसभा भंग हो जाती है। अगर प्रश्न आता है आपको कि कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष बताएंगे, लेकिन स्थिति अगर कंडीशन पूछी जाती है कि इन कंडीशन में क्या होगा, तो विधानसभा भंग हो सकती है, तब उनकी जो समय है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये है कार्यकाल की बात। वही बात करते हैं इनके वेतन और भत्तों की। वेतन कौन देता है? वेतन भत्ते, देखो ये वेतन भत्ते विधानमंडल खुद अपने निर्णय के द्वारा बना लेता है कि कितना वेतन चाहिए। मतलब विधानमंडल निश्चित करता है कि कितना वेतन होना चाहिए। विधानमंडल निश्चित करता है कि कितना वेतन होना चाहिए। और 1997 से 1997 से तो ऐसी भी है कि जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं उन्हें रिटायर होने के बाद, मतलब विधानमंडल के सदस्य हैं जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद उन्हें पेंशन भी रखी गई है। पेंशन, आप कल को सरकारी कर्मचारी बनेंगे किसी भी जॉब में तो आपके लिए पेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारे माननीय हैं, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, लोकसभा के हों, उनके लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। क्लियर है? विधानसभा के सदस्य शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। राज्यपाल या फिर
राज्यपाल किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मतलब राज्यपाल सूचित करता है, उस व्यक्ति के द्वारा भी, जिस व्यक्ति को राज्यपाल अवधारित करे उस व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिलवाई जाती है। तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। क्लियर है? वहीं पर एक बहुत आपने पढ़ा होगा, काफ़ी मतलब हमने राज्यसभा में भी पढ़ा है। राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति होते हैं, सभापति, उपसभापति। ठीक है, हमने ये कहाँ पढ़ा है? राज्यसभा में। लोकसभा में हमने क्या पढ़ा है? अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वैसे ही विधानसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी कौन कौन से? पहले होते हैं अध्यक्ष और दूसरे होते हैं उपाध्यक्ष। इनके लिए शपथ का उल्लेख अलग से नहीं है कि अलग से शपथ दिलवाई जाएगी। ये भी सभी सदस्यों के साथ शपथ लेते हैं और इनका जो चुनाव है कौन करते हैं? इनका चुनाव इन जो सदस्य चुनकर जाते हैं विधानसभा में, उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है विधानसभा की, विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर और विशेषकर उत्तर प्रदेश की। अन्य किसी राज्य की तो मुझे पता नहीं कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो जब 2017 के इलेक्शन से पहले जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होता था, तो वो अपने, जब उसे चुन लिया जाता था कि आप विधानसभा के अध्यक्ष हो, तो वो अपने चेयर पे जाकर नहीं बैठता था, वो छुप जाया करता था। तब उसे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग उसे ढूंढ कर लाते थे और उसे मनाते थे और उसे बिठाते थे कि नहीं नहीं आप हमारे अध्यक्ष हो, आप बैठो। लेकिन 2017 से यूपी में ये जो प्रथा थी, जो परंपरा थी, वो समाप्त हो गई। जो यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित, इन्होंने 2017 से इस परंपरा को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा ये पुराने ज़माने की, अंग्रेजों के ज़माने की परंपरा है, इसे अब लागू नहीं होना चाहिए कि मैं छुपूं और मुझे तुम ढूंढ कर लाओ और तब कुर्सी बिठाओ। इसके पीछे कहानी क्या है कि बहुत पुराने ज़माने में, अंग्रेजों के टाइम में बताया जाता है कि लगभग 6 जो स्पीकर थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो नेक्स्ट स्पीकर बना था वो अपने गाँव में जाकर छिप गया था, तो उसे ढूंढ के लाए, तब उसे बिठाया। तो परंपरा चली आ रही थी, इसलिए उस परंपरा को समाप्त किया हृदय नारायण दीक्षित ने। तो इस प्रकार की भी कुछ रूढ़िवादिता हमारे लोकतंत्र में है। क्लियर है? यहाँ तक आपके बात समझ में आई? वहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है दल बदल। आपको पता होगा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। इसके द्वारा किसी भी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। यदि कोई किस आधार पर? पहली बात, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है और उस पार्टी को छोड़कर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, अन्य पार्टी में शामिल होने पर, अन्य पार्टी में शामिल होने पर, या फिर निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या फिर अपने ही पार्टी के साथ नहीं रहता, उसका जो मैनिफेस्टो है पार्टी का उसके विपक्ष में मतदान करता है, तब भी वो अयोग्य घोषित होता है। तो इस आधार पर एक संविधान संशोधन हुआ था 52वां, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति अपना दल बदलेगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और सदस्यता खत्म होने का निर्णय, या वो योग्य है या अयोग्य है, उसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल परामर्श लेता है निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा राज्यपाल करता है। क्लियर है? तो ये है विधानसभा से संबंधित प्रश्न जो मैंने आपको कराए। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। आप मेनली ये याद रखना। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो विधानसभा सदस्य संख्या वो किसकी है? सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा संख्या है? यूपी। यूपी में कितने हैं? 403 पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। कितनी है? 294। तीसरे पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र। कितनी है? 288।
चौथे पर कौन सा आता है? बिहार। कितनी सदस्य संख्या? 243। और 5वें पे कौन सा आता है? तमिलनाडु। कभी कभी इनका क्रम लगाने को पूछ ले जाता है, 2, 3, 4। तो ये आप याद रखना, कभी कभी ये सदस्य संख्या पूछी जाती है कि किस राज्य में विधानसभा की जो सदस्य संख्या वो कितनी है। तो 5 मैंने बताए हैं जिनमें सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 403, उसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है, फिर बिहार आता है, फिर तमिलनाडु आता है। क्लियर है? ये आपके समझ में आया? एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर आपको मैं करवा देता हूँ। कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण है। देखो, राज्यपाल को विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। कितना? एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। किसे? राज्यपाल को। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 333। जिस प्रकार से लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अनुसार? 331, अनुच्छेद 331 के अनुसार, वैसे ही राज्यपाल को 333 के अनुसार विधानसभा में एक व्यक्ति, कहा? विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है। वहीं पर अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में एससी और एसटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुन लेना, मैं अभी समझा देता हूँ। अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया है, वैसे ही जैसे कि लोकसभा आर्टिकल 330 में एससी और एसटी का प्रावधान है। अब इनका जो आरक्षण का प्रावधान था वो 2020 में समाप्त होने वाला था, इसलिए अभी हाल ही में 2019 में 104वां, याद रखना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है? 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन। और ये जो समाप्त होने वाला था, क्योंकि शुरू में जब ये आरक्षण दिया था तो 10 वर्ष के लिए दिया था, प्रत्येक 10-10 वर्ष के लिए, प्रत्येक 10-10 वर्ष बाद इसे अगले 10 वर्ष के लिए रिन्यूअल करते चले गए। ये अभी समाप्त हो रहा था 2020 में, तो इसलिए इसे जो है रिन्यूअल करना था। तो 2019 दिसंबर में 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अनुसार इसे अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जो एससी एसटी का आरक्षण है लोकसभा में और विधानसभा में, उसे कब तक बढ़ा दिया गया? 2030 तक। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 104वां संविधान संशोधन हुआ था, अभी हाल में हुआ है दिसंबर 2019 में 104वां संविधान संशोधन। एक मेरी वीडियो है इसी से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया भी है। तो इसलिए आप याद रखना कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में 2030 तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक आती है बात समझ में? चलिएगा, तो ये थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होंगे आपके लिए, और आप अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए निष्ठा IAS के साथ। हम बेहतर पढ़ेंगे, बेहतर सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।